तो बच्चों यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं रिडोक्स रिएक्शंस इन कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों हम कुछ रिडोक्स रिएक्शन की बात यहाँ पर करेंगे, उसमें कुछ फीचर्स की बात करेंगे, सारी नहीं, है ना। तो देखते हैं बच्चों रिडोक्स रिएक्शन क्या और कैसे। और इससे पहले बच्चों कुछ रिएक्शंस हम पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि ट्रांस इफेक्ट का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पढ़ा। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि बच्चों ऑक्टाहेड्रल में कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो या फिर इसको प्लेनर कॉम्प्लेक्स, देयर आर सम केमिकल चेंजेस, उनमें केमिकल चेंज हुआ, मतलब एक लिगेंड दूसरे के साथ रिप्लेस हुआ, बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल्स वर द सेम। जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी मेटल की वो क्या थी बच्चों, सेम थी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। देयर वाज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब देयर वाज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू द अदर। एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, खाली क्या चेंज हो रहा था, लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा था एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ में। बच्चों लिगेंड का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी वो, ट्रांस इफेक्ट वगैरह, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं था। ठीक है, केवल ये बात की गई। आगे बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर। तो बच्चों हम ये रिडोक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं इस समय। तो रिडोक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन मेटल टू अदर। एक मेटल से, ये रिएक्शन आप देख सकते हो, एक मेटल से दूसरी मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। सपोज इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एक ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, और इसका एक ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब इसका +2 से ये कहाँ चला गया, +3 चला गया, और ये +3 से कहाँ चला गया बच्चों, +2 चला गया। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस क्या कहलाती है बच्चों, रिडोक्स रिएक्शन कहलाती हैं, जिनमें एक ऑक्सीडेशन हो और एक का क्या हो बच्चों, रिडक्शन हो। तो रिडोक्स रिएक्शन जो है बच्चों दो तरह की मैकेनिज्म उनकी पॉसिबल है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर बिलीव टू अकर बाय फॉलोइंग टू मैकेनिज्म। तो ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म किस तरह से जाएगी ये रिएक्शन है। तो जो इसकी मैकेनिज्म मानी गई, दो तरह से मानी गई बच्चों, या तो होगी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म और या फिर होगी इनर स्फीयर मैकेनिज्म। किन कॉम्प्लेक्सेस में आउटर होगी, किन कॉम्प्लेक्सेस में इनर होगी, वही हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ क्लियर कट हो जाना चाहिए। ये रिडोक्स रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। रिडोक्स रिएक्शन बच्चों क्या होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के या एक से ज़्यादा। फिलहाल यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया हुआ है। तो एक का क्या हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन, और एक का क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। तो इस तरह की रिएक्शंस क्या कहला रही हैं, रिडोक्स रिएक्शंस कहला रही हैं। तो ये जो रिडोक्स रिएक्शन है इनकी मैकेनिज्म जाती कैसे हैं, क्या स्टेप्स हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफर होता है, तो इसको दो तरह से समझा गया है बच्चों। एक तो कहा गया इनर स्फीयर मैकेनिज्म, इनर स्फीयर मैकेनिज्म, और एक कहा गया है बच्चों आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो यहाँ जो स्फीयर यूज़ कर रहे हैं ये वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कॉम्प्लेक्स का ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये क्या कहलाता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, इसी की बात कर रहे हैं। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म मतलब ये जो स्फीयर रहता है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म ये इंटैक्ट रहता है, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होती, यहाँ से कोई लिगेंड का एक्सचेंज दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं होता। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बच्चों ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है। इनर स्फीयर में फिर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसमें जो है ये स्फीयर जो है ये ब्रेकआउट होता है, वो लिगेंड का एक्सचेंज होता है, वो मैकेनिज्म हम अभी देखेंगे। लेकिन स्फीयर जो टर्म यूज़ हुई है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हुई है, यहाँ मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब रिएक्शन क्या है बच्चों, रिडोक्स रिएक्शन है। तो स्टडी किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पर, रिडोक्स रिएक्शन की। लेकिन वो मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से जाती है, वो दो तरह से, आउटर या इनर। तो बच्चों आउटर का किस तरह से है और इनर किस तरह, उसकी पहले मैकेनिज्म देखते हैं, फिर इनके फीचर्स की बात करेंगे। तो अब बच्चों देखते हैं आउटर स्फीयर, अब फिर देखेंगे इनर स्फीयर मैकेनिज्म। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का ये एग्जाम्पल लिखा है, जिसमें बच्चों Fe यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बच्चों इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स था ये किस में चला गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, और ये किस में चला गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चला गया। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होती किस तरह से, ये मैकेनिज्म क्या है इसके जाने की। जैसे कि ऑर्गेनिक में आप एल्डोल मैकेनिज्म पढ़ते हो कि बना किस तरह से, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरह हुआ, क्या प्रोसीजर रहा होगा। तो यहाँ पर बच्चों पहले दोनों कॉम्प्लेक्सेस क्या बनाते हैं, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। इनके स्फीयर्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर
कॉन्टैक्ट में आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक नहीं हो रहा, इंटैक्ट रह रहा है। प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स और टच में आने से फिर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सेकेंड स्टेप में। तो इसका +2 था तो किस में चला गया, +3 चला गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर +3 था तो यहाँ पर क्या रह गया बच्चों, +2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। फिर दोनों जो प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेकआउट हो जाता है और वो डिफ्यूज हो जाता है, दोनों अलग अलग सॉल्वेंट में चले जाते हैं। यहाँ प्लस का निशान लग दिया। अब ये प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, आपस में जुड़े हुए ये नहीं रहे। तो इस तरह से जो है इनका यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आओ कंपैरिजन करते हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म। बच्चों क्या होता है इनर स्फीयर मैकेनिज्म, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने बच्चों इनर स्फीयर का लिखा हुआ है यहाँ पर जो कोबाल्ट है बच्चों यहाँ पर, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, क्योंकि Cl-1 है, और यहाँ पर बच्चों क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसकी साइड में हो रहा है। तो क्रोमियम बच्चों यहाँ पर चला जा रहा है, क्रोमियम चला जा रहा है बच्चों यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे कितना था, +2 था, यहाँ पर क्या हो गया, +3 हो गया। और कोबाल्ट कितने में, कोबाल्ट चला गया +2 में, मतलब कोबाल्ट का तो हो गया बच्चों यहाँ पर रिडक्शन, इसमें हो गया रिडक्शन, और क्रोमियम का हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन। रिएक्शन जाती किस तरह से, मैकेनिज्म इसकी इनर स्फीयर है। यहाँ पर जो Cl है बच्चों, ये इसमें Cl जो है ये क्या बना रहता है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर H2O को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर 6 लिगेंड है तो यहाँ पर कितने रह गए, 5 रह गए, और इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ब्रिजिंग बना रहा है। Cl क्या कर रहा है, इसके और इसके साथ में ब्रिजिंग बना ली। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों का क्या नहीं रहा, इंटैक्ट नहीं रहा, ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया इसने, Cl ने पहले ब्रिजिंग बनाई है, फिर तो क्योंकि इनर स्फीयर पर में स्फीयर ब्रेकआउट हो गया, इसमें क्या बनती है, ब्रिजिंग बनती है, ब्रिजिंग मैकेनिज्म से आ रहा है। तो एक लिगेंड ऐसा होना चाहिए इसके पास जो ब्रिज बना सके, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म है। इनकी फीचर्स अलग अलग हम बाद में देखेंगे, फिलहाल मोटे तौर पे इसकी मैकेनिज्म देखो। और ब्रिज बनने के बाद क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, +2 से एक इलेक्ट्रॉन इधर Cl के थ्रू, ब्रिजिंग के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो +2 रह गया बच्चों, और ये क्या हो गया, क्रोमियम +3 हो गया। और फिर बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रेकआउट होगा। अब यहाँ से ब्रेकआउट Cl बच्चों दोनों तरफ बॉन्ड है, तो अब ये क्या क्रोमियम की साइड से ब्रेकआउट हो रहा है। रीजन क्या है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो ये इनर्ट है, ये क्या है क्रोमियम वाला इनर्ट है, और ये वाला क्या है बच्चों, इधर से ब्रेक नहीं हो रहा है, ये इधर से ब्रेक हो रहा है। और ये क्या है बच्चों, लेवाइल है, ये लेवाइल कन्फिग्रेशन का है। ये लेवाइल और इनर्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है, तो वहाँ से देख सकते हो। लेवाइल है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, ये वाला एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये जब ब्रेकआउट होगा तो कोबाल्ट से ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा, लेवाइल बना हुआ है, तो इधर से ही ब्रेक हो रहा है। और किधर चला गया बच्चों, Cl क्रोमियम के साथ चला गया, क्योंकि क्रोमियम को ब्रेक नहीं हो सकता इजीली, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। इस समय ये क्या बना हुआ है, इसका इनर्ट है, तो ये बॉन्ड ब्रेक ना होकर के इधर से ब्रेक हुआ है। और ये यहाँ पर बच्चों इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, इसका कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 6 लिगेंड लग सकते हैं, तो पहले एक वाटर मॉलिक्यूल लगेगा, और फर्दर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों, अब लेवाइल कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस इजीली पॉसिबल है। तो बाद में हाइड्रोलाइज हो गया, NH3 ब्रेकआउट होकर के क्या बन गया, H2O6 बन गया बच्चों 2+। तो इस तरह बच्चों इनर स्फीयर मैकेनिज्म जो जाती है वो थ्रू ब्रिजिंग जाती है, उसके पास एक क्या होना चाहिए, एक ब्रिज लिगेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया बच्चों आउटर स्फीयर मैकेनिज्म और इनर स्फीयर मैकेनिज्म। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म बाहर हो जाती है, इनर स्फीयर में क्या होता है बच्चों, ब्रिजिंग बनती है, तो इंटैक्ट नहीं रहता। चलो बच्चों पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म तो हमने देखा यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह से जा सकती है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म बच्चों, और क्या जा सकती है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू जा सकती है। तो बच्चों आउटर स्फीयर मैकेनिज्म देखते हैं। इन दिस रिएक्शन बोथ कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर स्लोली। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी स्लो जाए इस तरह के रिएक्शन में, ताकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली हो सके। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात यहाँ पर कर ही नहीं रहे, तो उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होगी, तो उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की हम स्टडी कर पाएंगे। द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट कम टू क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज आते हैं एज मच पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। एंड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टे इंटैक्ट। आउटर स्फीयर में जैसा कि हमने देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या रहता है, स्टे इंटैक्ट, मतलब ब्रेकआउट नहीं होता। एंड ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट, और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। दस आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट।
व्हेन इंटैक्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन पे स्पेयर क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, आर इन कॉन्टैक्ट एट देयर आउटर एज, केवल बाहर की साइड से आउटर एज पर ही वो आपस में टच में रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने इधर एग्जाम्पल देखे ही थे, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्या बनाते हैं बच्चों, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है बच्चों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, लेकिन आपस में कोई बॉन्डेड नहीं है, खाली क्लोज आकर प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स विच इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड द चेंज इन मेटल लिगैंड बॉन्ड लेंथ विच अकर बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी एनर्जी जो ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल से और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो उससे पहले क्या होगा, उसको रीअरेंज होना होगा, क्योंकि ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ये हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले इन दोनों को क्या होना होगा, थोड़ा सा रीअरेंज होना होगा, ताकि दोनों की एनर्जी क्या हो सके, सेम हो सके। फिर रिडक्टेंस से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो एक का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। जैसा कि हम इस साइड में रिएक्शंस देख चुके हैं कि +2 था, तो ये क्या पहुंच गया, +3 पहुंच गया, +3 वाले का क्या हो गया बच्चों, +2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ पा रहे होगा लैंग्वेज कि रिडक्टेंट हम किसको लिख रहे हैं, ऑक्सीडेंट किसको लिख रहे हैं बच्चों। तो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट लिख रहे हैं, जो कि जनरल वे में एग्जांपल देकर के मैकेनिज्म ने यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो जनरल वे में इसको क्या लिख दें, रिडक्टेंट, इसको क्या लिख दें, ऑक्सीडेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ये इसको रिड्यूस कर रहा है, तो इसको कहते हैं रिडक्टेंट। और आपस में एक दूसरे के टच में आते क्या बनाते हैं, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बाद में क्या होता है बच्चों, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ऑक्सीडेंट अलग हो गया, रिडक्टेंट अलग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, रिडॉक्स सेक्शन होगी बच्चों। आओ पढ़ते हैं इनकी सेलिएंट फीचर। तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गई है हमारे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक दूसरे क्लोज आता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और आपस में ये क्या हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख ही चुके हैं कि दोनों क्लोज आए, एक दूसरे के टच में आए, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, फिर क्या हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाते हैं। अब बच्चों इंपॉर्टेंट थिंग इसमें इसके हम पढ़ते हैं सेलिएंट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर मतलब जो इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के बोथ रिएक्टेंट्स, किसकी बात है, बोथ रिएक्टेंट्स शुड बी काइनेटिकली इनर्ट। दोनों रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए, काइनेटिकली इनर्ट होने चाहिए। अगर काइनेटिकली इनर्ट नहीं होंगे तो एक दूसरे से रिएक्शन लिगैंड वगैरह का एक्सचेंज कर सकते हैं, दोनों काइनेटिकली इनर्ट होने चाहिए। हाउएवर यदि इफ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज लेवाइल, अगर एक कॉम्प्लेक्स क्या लेवाइल है, लेवाइल और इनर्ट हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि लेवाइल किसे कह रहे हैं और इनर्ट हम कौन से कॉम्प्लेक्सेस को बोलेंगे, तो यहाँ पर उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। देन इनर्ट कॉम्प्लेक्स शुड नॉट पोजेस डोनर एटम, तो इनर कॉम्प्लेक्स के अंदर डोनर एटम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म से चल जाएगी। अगर इनर स्फीयर के अंदर बच्चों इस तरह का इसके पास जो है बच्चों डोनर एटम होगा, तो वो क्या कर लेगा, ब्रेजिंग, तो आउटर स्फीयर से नहीं जाएगी, फिर वो किससे चली जाएगी, इनर स्फीयर मैकेनिज्म से रिएक्शन जाने लगेगी, क्योंकि इनर स्फीयर में क्या बना लेगा, ब्रिज बना लेगा। तो जो हमारा जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके पास ब्रिजिंग नहीं होना चाहिए। अगर ब्रिजिंग है तो लेवाइल के साथ में क्या बना लेगा, ब्रिजिंग लिगैंड बना लेगा, और रिएक्शन किसके थ्रू जाने लगेगी, इनर स्फीयर के थ्रू जाने लगेगी, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं अगर या तो दोनों इनर्ट हो तो आउटर स्फीयर से चली जाएंगी, बोथ द रिएक्टेंट क्या हो, काइनेटिकली इनर्ट हो, इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो। इफ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज लेवाइल, अगर उनमें से एक लेवाइल है, देन इनर्ट कॉम्प्लेक्स शुड नॉट पोजेस ए डोनर एटम, तो उसके पास डोनर एटम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनर्ट से जाने, विच कैन बी यूज टू ब्रिज विद लेवाइल कॉम्प्लेक्स, लेवाइल कॉम्प्लेक्स के साथ ताकि वो ब्रिज ना बना ले। तो ये दो कंडीशन है, या तो दोनों कॉम्प्लेक्स क्या हो बच्चों, इनर्ट हो, या तो क्या हो, दोनों बच्चों इनर्ट हो दोनों कॉम्प्लेक्सेस, तब भी आउटर से जाएगी, या फिर अगर क्या है, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर एक कॉम्प्लेक्स क्या है, लेवाइल है और दूसरा इनर्ट है, तो इनर्ट के पास ब्रिजिंग लिगैंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेवाइल वाले से वो क्या बना लेगा, ब्रिज बना लेगा, जैसे कि Cl एटम या इस तरह से दोनों जुड़ जाएगा और इनर्ट से जाने लगेगी रिएक्शन। क्लियर है। इफ तीसरे इफ बोथ द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट आर लेवाइल, अगर दोनों लेवाइल ही हैं, then there is possibility of electron transfer from pi star of the reductant to pi star of the oxidant। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे हो रहा हो, तब आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से जाने के चांसेस हैं जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो, पाई स्टार से पाई स्टार। पाई स्टार से पाई स्टार का मीनिंग बच्चों यहाँ पे क्या है,
दो तरह के बच्चों ऑर्बिटल्स हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, एक तो होते हैं T2Z, एक होते हैं बच्चों EZ वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं बच्चों, एक्सेस पर रहते हैं, dx² - y² dz²। तो इस तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, और जबकि T2Z वाले ऑर्बिटल जो कि लिगैंड के बीच में रहते हैं वो पाई बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिगैंड्स तो कहाँ पर है, एक्सेस पर हैं। तो एक्सेस पर है तो सिग्मा बॉन्ड तो जो एक्सेस पर ऑर्बिटल्स होंगे जैसे कि ये EZ वाले वो बनाएंगे, तो EZ ऑर्बिटल को हम सिग्मा बोलते हैं, और T2Z ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पाई बोलते हैं, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाने के काम आते हैं। तो अगर दोनों यहाँ पर थर्ड कंडीशन बच्चों, इफ बोथ द ऑक्सीडेंट, दोनों ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्या है, लेवाइल है, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पाई स्टार टू पाई स्टार ट्रांसफर हो रहा है, देन द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो रिएक्शन क्या होती है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से जारी होती है। तो आउटर स्फीयर के लिए कुछ कंडीशंस हो गई, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, या तो दोनों इनर्ट हो तो कोई भी बात दिक्कत ही नहीं है, या फिर एक लेवाइल हो और एक इनर्ट है, तो इनर्ट के पास ब्रेजिंग लिगैंड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट पोजेस ए डोनर एटम, ठीक है, विच कैन बी यूज टू ब्रेज, ताकि इनर्ट से ना जाए। या फिर दोनों क्या कहा, अगर दोनों लेवाइल ही हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो, पाई स्टार टू पाई स्टार हो रहा है, तभी रिएक्शन किससे जाएगी बच्चों, तभी रिएक्शन किससे जा सकती है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से जा सकती है। व्हेन बोथ द रिएक्टेंट आर इनर्ट, अगर दोनों क्या है बच्चों, इनर्ट है, विद रेस्पेक्ट टू both are inert with respect to ligand exchange, a close approach of metal ion is impossible and the electron transfer take place by tunneling और outer sphere। दोनों इनर्ट हैं तो रिएक्शन किससे जा रही है वो बच्चों, या तो टनलिंग या फिर कहेंगे उसको आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से जाएगी। दोनों इनर्ट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, पीछे हम बात ही कर चुके हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट की बात की, फिर दूसरे पॉइंट की यही, अगर दोनों इनर्ट हैं तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से रिएक्शन जाती है। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर मच मोर रैपिडली देन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो सिंपल फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल ये कहता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इतनी तेजी से होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक मेटल से दूसरे मेटल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, एक मेटल से +2 से +3 के बीच में जो हो रहा है, तो इतना फास्ट होगा, उस समय इतना फास्ट होगा कि इनकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो सकती। मच मोर रैपिडली देन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, so that the bond distance does not change during very short time of electronic transition। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के समय बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती, वो काफ़ी टाइम फास्टर, 1000 टाइम फास्टर है। देन वाइब्रेशन ऑफ द लिगैंड्स, लिगैंड के वाइब्रेशन बॉन्ड लेंथ चेंज होने से कई गुना फास्टर है। जिस समय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है इतना तेजी से होता है कि उसमें बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो सकती है ना बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक मेटल से दूसरे मेटल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वही बनी रहेगी उसी समय ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन काफ़ी स्पीडली होता है, 1000 टाइम ऑफ वाइब्रेशन से 1000 टाइम ज़्यादा है। वाइब्रेशन में जितना टाइम लगेगा उससे कई गुना फास्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो जिस सिचुएशन में ये होगा और जिस सिचुएशन में ये होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वही मतलब उन्हीं सिचुएशंस में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का भी नहीं पता भी नहीं चलेगा, बॉन्ड लेंथ चेंज भी नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया होगा, ठीक है। तो उस समय इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के समय बॉन्ड लेंथ का चेंज नहीं हो सकती। सिंपल बात ये बच्चों, फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल ये कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बॉन्ड लेंथ डोंट चेंज ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के समय बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है बच्चों। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वेरी फास्ट व्हेन बोथ द कॉम्प्लेक्स आर लो स्पिन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस T2Z to T2Z। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर T2Z to T2Z होता है तो वो फास्ट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है EZ to EZ, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है स्लो हो रहा है। रीज़न क्या है बच्चों, यहाँ पर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में रीज़न ये है कि ईजी रहते हैं बच्चों लिगैंड के बीच में, उससे क्या होता है, ये रहते हैं ईजी वाले ऑर्बिटल कौन से कहलाते हैं बच्चों, ईजी वाले जो हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली ये अटैच्ड हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है T2Z to T2Z, क्योंकि बॉन्ड ये क्या आते हैं बच्चों, जहाँ पर लिगैंड है जो सिग्मा बॉन्ड्स है उनके मिड में आते हैं, तो ये डायरेक्ट बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट नहीं करते,
ठीक है, ये मिड में आते हैं, पाई बोलते हैं इनको, ये क्या आते हैं, मिड में आते हैं, तो बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा अफेक्ट इनके द्वारा नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर तुम्हारा क्या हो रहा है, T2Z टू T2Z हो रहा है तो फास्ट होता है, रीजन बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरह के एलिमेंट से हो रहा है जो डायरेक्टली अटैच्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाने और वाले ऑर्बिटल से हो रहा है, तो क्या कह रहे हैं, ईजी टू ईजी, या कहते हैं पाई टू पाई स्टार, पाई स्टार टू पाई स्टार कहते हैं, क्योंकि ईजी वालों को हाँ सिग्मा टू सिग्मा स्टार बोलेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, पाई टू पाई स्टार टू पाई स्टार, इन्हें पाई टाइप बोलते हैं। इन्हें यहाँ पे मैं दोबारा से देखो, ईजी टू ईजी, तो ये क्या सिग्मा, तो ये क्या होगा बच्चों, सिग्मा ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जबकि T2G क्या होता है, फास्ट होता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम दो चीज़ें समझ रहे हैं, एक तो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल हमने समझा है कि ड्यूरिंग इतने शॉर्ट टाइम होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की उसका बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं बच्चों, वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज वेरी फास्ट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज वेरी फास्ट व्हेन बोथ, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का हो T2Z टू T2Z हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज स्लो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है, ईजी टू ईजी, क्योंकि ईजी वाले ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि मैंने देखा है ना अभी बात की। या फिर कह रहे हैं T2Z टू T2Z इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्टर देन ईजी टू ईजी, क्योंकि ईजी ऑर्बिटल्स जो बच्चों डायरेक्ट क्या है, एक्सेस पे जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगा। रीजनिंग भी पढ़ते हैं इसकी। T2Z orbital are not shielded from the ligand, T2Z orbital ligand से shielded नहीं है, क्लियर कट बात है। T2Z orbital ligand से shielded, ये T2Z orbital थे ligand से shielded नहीं, क्योंकि ligand तो एक्सेस पर है, ligand तो एक्सेस पर है, तो उससे shielded नहीं है, मिड में है। T2Z orbital not shielded from the ligands and electron transfer from or to is easier and no input energy is required. The second reason is there is no appreciable change in metal ligand bond length due to pi star to pi star transition. जब T2G हो रहा है, T2G क्या कहलाता है, पाई कहलाता है, तो उसमें बॉन्ड लेंथ का कोई खास चेंज नहीं होता। रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मच फास्टर व्हेन द कॉम्प्लेक्स विच है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फास्ट हो जाता है। सेम मेटल हैविंग द प्योरली सिग्मा डोनर लिगेंड, उसके कंपैरिजन में खाली जो सिग्मा डोनर लिगेंड्स रखती हैं, अगर उनमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो बच्चों पाई एक्सेप्टर लिगेंड का यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मैं बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या करेगा, इसके साथ पाई स्टार है CN के पास, तो इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा मेटल के साथ में, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की एक सेकेंड पाइपलाइन यहाँ पे हमारी बन गई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पाई से जा सकता है, तो ये कह रहे हैं जो पाई हैं, जो पाई एक्सेप्टर्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी एक डिफरेंट ऑर्बिटल का वो बन गया है, इस तरह से मूव कर सकता है दूसरी मेटल की तरफ को। लेकिन अगर इसके पास बच्चों पाई बॉन्ड है ही नहीं, खाली क्या है, ये सिग्मा डोनर है, या कैसा है बच्चों, पाई डोनर है, खाली पाई ऑर्बिटल्स नहीं है इसमें, तो पाई डोनर है ये, तो इसके पास इस तरह से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों इतना फास्ट नहीं होगा जितना कि सिग्मा डोनर्स में होता है। ये चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं, रिएक्शन का रेट कहाँ पर फास्ट होगा। द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैव बैकेंड पाई स्टार ऑर्बिटल, उनमें बैकेंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं, डेट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड देन पास देम ऑन द रिसीवर मेटल आयन, तो दूसरे मेटल को रिसीव करके पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैकेंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं। वेयर सिग्मा डोनर लिगेंड्स डोंट हैव सच टेंडेंसी, सिग्मा डोनर लिगेंड के पास ऐसी टेंडेंसी नहीं होती। दस आउटर स्फीयर ट्रांसफर इज डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन मेटल टू अनदर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग पाई डोनर लिगेंड्स, पाई डोनर लिगेंड्स है तो बच्चों लिगेंड के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट मेटल टू मेटल ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बच्चों पाई डोनर है तो मैं एक मेटल से दूसरे मेटल में डायरेक्ट है, जबकि पाई एक्सेप्टर है तो लिगेंड ट्रांसफर हो सकता है दूसरे मेटल पर, क्योंकि वहाँ पर एक डिफरेंट ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की हो गई है, बात समझ शायद आ गई हो बच्चों। पाई एक्सेप्टर लिगेंड है बैकेंड पाई स्टार ऑर्बिटल डेट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमने दो मेन पॉइंट्स की बात की है बच्चों, एक तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मतलब T2G टू T2G क्या होता है, फास्ट होता है, और ईजी टू ईजी क्या होता है बच्चों, स्लो होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दो तरह के बच्चों नाम है, एक क्रॉस रिएक्शन कहला रही हैं और एक क्या है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। किसको बोले, क्रॉस रिएक्शन किसको बोले, क्रॉस रिएक्शन जो बोलते हैं बच्चों
बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेम मेटल कैटायन। अगर सेम मेटल कैटायन के बीच में इलेक्ट्रॉन जैसे MnCN6 MnCN6 सेम MnMn तो ये क्या कहलाएगी बच्चों? सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का बिटवीन द कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट मेटल कैटायन, डिफरेंट मेटल कैटायन के बीच में होता है तो आर कॉल्ड क्रॉस रिएक्शन। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आयरन है, यहाँ मोलिब्डेनम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इन दोनों के बीच में हो रहा है तो ये रिएक्शन क्या किसका एग्जाम्पल है? क्रॉस रिएक्शन और सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि सेल्फ एक्सचेंज मतलब खुद के मेटल्स के साथ में, सेम मेटल के साथ में, तो नाम क्या बोल रहे हैं उसको? सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब क्रॉस एक्सचेंज मतलब क्रॉस अपो डिफरेंट मेटल्स हैं। इन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म नाइदर ब्रोकन नॉर मेड। केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ना तो कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना कोई बॉन्ड बन रहा है बच्चों, क्योंकि लिगेंड इनर स्फीयर में तो क्या होता है बच्चों? एक लिगेंड जो है ब्रिज बनाता है, तो इसमें ब्रिजिंग की कोई बात नहीं करते हैं यहाँ पर। स्पिन फॉरवर्डिंग रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चों? स्लो होती हैं। नेक्स्ट बच्चों ये एग्जाम्पल है, एक यहाँ पर आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों क्या है बच्चों? इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2Z T2Z5 दोनों क्या आ रहे हैं बच्चों? इनर्ट आ रहा है। प्रीवियस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दोनों कॉम्प्लेक्स कैसे इनर्ट है, तो दोनों इनर्ट होने से ये श्योर हो गया कि ये ब्रिजिंग नहीं बनाएंगे। अदरवाइज CN ब्रिजिंग बना सकता था, क्योंकि CN इस मेटल से अटैच्ड है तो इसके पास भी एक लोन पेयर है दूसरे मेटल से अटैच होने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, तो CN ब्रिजिंग बना सकता है। लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्सेस क्या है यहाँ पर? इनर्ट है। तो ये रिएक्शन जो जा रही है इसलिए किससे जा रही है? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से जा रही है। दूसरी बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? T2T T2Z हो रहा है, क्योंकि T2Z 5 से जाएगा तो ये T2Z, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ से? T2Z, इसके कहाँ पर गया? T2Z में गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये T2G यहाँ पर 5 था, यहाँ क्या हो गया? T2G 6 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर T2G हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस एक्शन का क्या? फास्टर है, क्योंकि साइनाइड जो है, साइनाइड एक्शन फॉर आइदर रिएक्टेंट, साइनाइड जो है उसके पास क्या? पाई स्टार ऑर्बिटल है, कॉन्जुगेट पाई एक्सेप्टर है। ये साइनाइड क्या है बच्चों? पाई एक्सेप्टर है। और हमने अभी पीछे बात की थी, पाई एक्सेप्टर क्या करते हैं? रिएक्शन को फास्ट करते हैं। पाई एक्सेप्टर रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों दोनों क्या है? लेवाइल है। ये कॉम्प्लेक्स इनर स्फीयर मैकेनिज्म से जा रही है, ये भी लेवाइल है, तो फिर भी ब्रिजिंग नहीं हो रही है। फिर भी किससे जा रही है बच्चों? आउटर स्फीयर से जा रही है। रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर T2Z से, अगर T2G वहाँ ऊपर वाली कंडीशन देखोगे तो अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बच्चों T2 पाई होता है तो भी रिएक्शन किससे जा सकती है? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से वो जा सकती है। पहले के कंपैरिजन में रिएक्शन क्या जाएगी बच्चों? ये स्लो जाएगी, क्योंकि पहले क्या था? साइनाइड था, यहाँ पर क्या है? H2O है। तो जो पाई कॉम्प्लेक्स पाई एक्सेप्टर होते हैं ये तो क्या है? पाई डोनर टाइप से है, पाई डोनर है, लेकिन पाई एक्सेप्टर रिएक्शन को क्या करते हैं बच्चों? रिएक्शन के रेट को फास्ट करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम आगे कुछ और रिएक्शंस बच्चों इसकी देखेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है कुछ सेलिएंट फीचर ऑफ इनर स्फीयर मैकेनिज्म यहाँ पे बता देता हूँ, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों जो क्या इनर स्फीयर मैकेनिज्म के कुछ फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। इनर स्फीयर मैकेनिज्म, तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म बच्चों हम देख चुके हैं। ब्रिजिंग होती है, ब्रिजिंग के बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो वन कॉम्प्लेक्स इसमें कहना चाहिए रिडक्टेंट इज लेवाइल है, अदर कैसा है बच्चों? इनर्ट है। एक क्या है? लेवाइल है। एटलीस्ट वन लिगेंड कैपेबल ऑफ ब्रिजिंग। ठीक है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो कि ब्रिज बनाए बिटवीन टू मेटल आयंस टू फॉर्म द ब्रिजिंग इंटरमीडिएट, एंड दिस ब्रिजिंग इंटरमीडिएट इज कॉल्ड प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। ये ब्रिजिंग इंटरमीडिएट क्या कहलाता है बच्चों? प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जैसा कि हम पीछे बच्चों इसकी मैकेनिज्म में देख चुके हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म हमने देखी थी बच्चों, काफ़ी ऊपर चले गए हैं, नीचे देखते हैं उसका एग्जाम्पल में। इनर स्फीयर में एक ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए बच्चों, जो कि यहाँ पर ये मैकेनिक रिएक्शन है। रिएक्शन में बच्चों यहाँ पर एक लिगेंड कैसा? Cl है, जो क्या बनाएगा? दो कॉम्प्लेक्स के बीच में ब्रिज बनाएगा। ठीक है, तो एक इनर्ट होता है, एक क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक सेलेंट फीचर में एक क्या होता है? लेवाइल होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चों? इनर्ट होता है। लेकिन इनर्ट के पास एक कैसा क्या होना चाहिए? ब्रिजिंग बना सके ऐसा लिगेंड उसके पास होना चाहिए।
बट नॉट ऑलवेज द ब्रिजिंग लिगैंड इज आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीडेंट टू रिडक्टेंट। ब्रिजिंग लिगैंड ऑक्सीडेंट से रिडक्टेंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऑलवेज नहीं होता ऐसा, लेकिन ऑफन होता है, जनरली ऐसा होता है कि जो ब्रिजिंग लिगैंड है ऑक्सीडेंट टू रिडक्टेंट ट्रांसफर हो जाता है, जो कि हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। द ट्रांसफर ऑफ नॉन ट्रांसफर ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्टेबिलिटी। और रिलेटिव स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कौन सा इनर्ट है, कौन सा जो है कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद कौन सा लेवाइल है। अगर लेवाइल है तो वो ब्रेकआउट हो जाएगा इजीली बॉन्ड। ठीक है बच्चों। इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आर फास्टर देन सिमिलर रिएक्शन अकर थ्रू आउटर स्पेयर मैकेनिज्म। ठीक है, आउटर स्पेयर के कंपैरिजन बच्चों इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आर फास्टर है। द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंक्रीज, इनर स्पेयर का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट कब इंक्रीज होता है, इफ द ब्रिजिंग लिगैंड पोजेस अनसैचुरेटेड है या फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाले लिगैंड्स लगे हों, ऐसे लिगैंड लगे हों जिनमें क्या हो बच्चों, अनसैचुरेशन हो, डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड्स हो, तो भी रिएक्शन के रेट को क्या बनाते हैं, फास्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में हमने कुछ फीचर्स देखी इनर स्पेयर और